सर वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मज़ा आ गया सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया लगा। और गुस्से को हम कैसे देखें? शुरू में तो हर कोई नाटक करता है और बराबर सिर्फ गुस्से में देते हैं जवाब, डबल दुगना करके। लेकिन प्यार में इतनी बराबरी नहीं करते। रोने में जितना हम सोचते हैं उनके बारे में, स्कूल के बच्चे भी खाने पीने की चीज़ों में नहीं करते, पैसों में नहीं करते। और जिस तरह गुस्से को नहीं छोड़ पाते, काश उस तरह प्यार को भी ना छोड़ पाएँ। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप कुछ लिखते हो ना, बहुत क्लियरली लिखा करो। तुम्हारे थॉट्स बहुत ही कंफ्यूज्ड होते हैं। जिस तरीके से तुम अपनी बातें लिखते हो, मैसेजेस लिखते हो, तो जो व्यक्ति जिस तरीके से लिखता है ना, वो उस तरीके से सोचता है, और जिस तरीके से सोचता है वो उस तरीके से लिखता है। तो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से तुम्हारे जो मैसेजेस होते हैं बहुत अनक्लियर होते हैं। तो तुम जब मैसेजेस लिखते हो तो एक बार पढ़ भी लिया करो कि कोई सेंस बन रही है उसकी कि नहीं बन रही। मतलब मुझे अंदाज़ा लगाना पड़ता है, गेस करना पड़ता है कि क्या मतलब होगा। ये मैं बात काफ़ी वक्त से नोटिस कर रहा था, पर मैंने सोचा कि चलो शायद ऐसे ही लिख दिया होगा, मतलब जल्दबाजी में। लेकिन ये रिपीट हो रही है चीज़ें। तो तुम एक चीज़ समझो कि जब तुम एक्सप्रेस करती हो तो बहुत सरल होनी चाहिए वो चीज़, ताकि दूसरे की समझ में आए, और समझ में आएगी तभी वो बताई जाएगी। बहुत ध्यान लगाना पड़ता है तुम्हारे मैसेजेस में। अब जैसे इनमें इसमें ध्यान लगाना पड़ा कि अच्छा तुम कहना क्या चाहती हो। जैसे जिस तरीके से गुस्से को नहीं छोड़ पाते, काश उस तरीके से प्यार को भी ना छोड़ पाए। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया इसका मतलब क्या है। फिर समझ में आया कि अच्छा तुम शायद ये कहना चाहती हो कि जैसे लोग अपने गुस्से को नहीं छोड़ सकते, वैसे जब प्यार करते हैं तो अपनी प्रेमिका को भी ना छोड़ पाए। मतलब तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें छोड़ दिया होगा, तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा है कि लोग स्टार्टिंग में गुस्सा नहीं करते तो बाद में दोगुना तिगुना गुस्सा करते हैं, डबल करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि सफाई से लिखा करो शब्दों को, ताकि पता चले कि मैसेज क्या है और सवाल क्या है। कई लोग एक्सप्रेशन करते रहते हैं, एक्सप्रेस करते रहते हैं, समझ में ही नहीं आता कि ये एक्सप्रेशन है या स्टेटमेंट है या सवाल है। तो सवाल अलग से लिखा करो कि किस समस्या पे, क्या टॉपिक क्या है, क्या सवाल क्या पूछना चाहते हो। तो ये चीज़ होनी चाहिए। अभी मैं थोड़े गेस करता रहूँगा कि अच्छा ये स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन है। ऐसे तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तो अगर आप क्लियरली पूछेंगे तो मेरे लिए आसान होगा और मैं आपकी बात को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो एक तो आपने ये मैसेज किया है, तो पहले मैं इसका ही जवाब दे दूँ। देखिए, जैसे आपने कहा कि लोग हर कोई शुरू में नाटक करता है। बिल्कुल, शुरू में सब नाटक ही करते हैं। नाटक करेंगे तभी तो हम दूसरे के ऊपर अपना इंप्रेशन बना सकते हैं। हम दूसरे को अपना बेस्ट तो दिखाएंगे कि देखो हम कितना मीठा बोलते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं। अब पहले दिन ही अगर हम गुस्सा करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो दूसरा तो हमको छोड़ देगा ना। तो ये नाटक करना ज़रूरी होता है सारे ही नाटक करते हैं। और अगर जो इस नाटक पे विश्वास करता है, जो ये सोच के चलता फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, वो धोखे में ही रहता। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ नेवर द लास्ट इम्प्रेशन, इट इज़ ऑलवेज द डिसीविंग इम्प्रेशन, झूठा इम्प्रेशन होता है। इसलिए मैंने काफ़ी वीडियोस में कहा है कि जब तक आप दूसरे व्यक्ति को गुस्से में ना देख लें, तब तक इस बात की गलतफहमी ना पालें कि हम इसको अच्छे से जानते हैं। और लोग बराबरी करते हैं, बात सिर्फ गुस्से में देते हैं जवाब, डबल दुगना करके। तो सीधी सी बात है, गलत व्यक्ति के साथ दोस्ती करोगे और चलते फिरते जो लोग दोस्ती कर लेते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे लोग अब अकेलापन महसूस करते हैं। ऐसे ही किसी को मैसेज कर दिया, रिप्लाई आ गया, उससे बातचीत शुरू हो गई, फिर बातचीत शुरू होते होते और करीब आ जाते हैं। तो वो ये थोड़े प्लान करके कोई शादी बात करता है कि शादी करेंगे या एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताएंगे। तो बस ऐसे ही है, टाइम पास है, थोड़ी देर बात करेंगे, मन बहलाएंगे और फिर थोड़ी सी रोमांटिक बातें करेंगे। फिर जब मन भर जाएगा तो फिर छोड़ देंगे। और फिर छोड़ना कैसे होता है? ऐसे ही तो छोड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करेंगे, इग्नोर करेंगे, ब्लॉक करेंगे, फिर अनब्लॉक करेंगे, फिर लड़ाई करेंगे। ऐसे ही तो छूटेगा, ऐसे ही होता है। तो इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। इन टाइम पास की चीज़ों को लव नहीं समझना चाहिए। ये लस्ट होती है, इसको लस्ट के तौर पे ही देखना समझना चाहिए। लेकिन प्यार में इतनी बड़ा प्यार, कौन सा प्यार? प्यार एक वहम होता है बस, और लोग इस वहम में रहना पसंद करते हैं। ये वाकई सच्चाई है। और जैसे आपने दूसरी चीज़ें बातें करी, लोग प्यार नहीं छोड़ना चाहते, ये सब प्यार हर व्यक्ति की एक अपनी सोच होती है, गहराई होती है, समझ होती है। दुनिया में 90% से ज़्यादा लोग सिर्फ स्वार्थी हैं, और पूरी तरीके से स्वार्थी हैं। उन्हें अपने स्वार्थ के आगे, अपने मतलब के आगे कुछ नहीं दिखाई देता।
वो तो अपने जो सगे संबंधी होते हैं उनको छोड़ देते हैं। खबरें वगैरह देखा करो तुम, क्राइम स्टोरीज में अगर तुम देखोगे तो पता चलेगा सगे संबंधियों के साथ लोग इंसाफ़ी नहीं करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, मतलब निकल जाता है, किसी काम के नहीं है, भाई बहन है, छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं किसी को। तुम कौन से अजनबियों से प्यार की उम्मीदें कर रहे हो? तो वास्तविकता को समझो। ये जो लोग टीवी फिल्में ज़्यादा देखते हैं ना, ये फिल्मों का असर होता है कि ये जो देखते हैं कि प्यार मोहब्बत में लोग एक दूसरे के लिए दुनिया से लड़ गए। असल ज़िंदगी में कोई नहीं लड़ता है। असल ज़िंदगी में ये देखते हैं कि हाँ, इससे मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे शादी करके कुछ बेनिफिट है, कर लो, और नहीं तो छोड़ो। और लोग तो शादी करके छोड़ देते हैं एक दूसरे को, अगर उसको उनको लग रहा हो कि नहीं यार इससे तो कोई बेनिफिट नहीं है, बेकार है। तो ये सब चीज़ें समझो। बच्चापन या बच्चे बने रहने से दुनिया समझ नहीं आएगी। दुनिया को समझो, दुनिया का मनोविज्ञान। कोई कुछ करता तो क्यों करता है, क्यों कर रहा है। तो अगर उस तरीके से हम समझ के फिर अगर आगे बढ़ेंगे, हमें कोई दुख तकलीफ़ नहीं होगी। अभी आपका दूसरा सवाल मैं पढ़ता हूँ। तो दूसरा सवाल आपने बताया, सर ये तो मुझे भी है एंगर इश्यूज़, इसका मतलब मैं भी शादी, इसका मतलब मैं, अब देखो तुम्हारे सेंटेंस, एक पहली लाइन में लिखा है सर ये तो मुझे भी है एंगर इश्यूज़, ठीक है, इसका मतलब मैं भी, आगे कुछ नहीं लिखा। अब इसका मतलब मैं भी क्या निकाल लूँ? फिर अगली लाइन में शादी नहीं करनी चाहिए मुझे, अभी तक नहीं हो पा रही हैं, साइकोलॉजिकल। अब नेक्स्ट लाइन में साइकोलॉजिकल क्या, उल्टा बेकार ही हो रहे हैं। तो आपको ये लिखना चाहिए था कि अभी तक शादी नहीं हो पा रही है और साइकोलॉजिकली मानसिक तौर पे इमोशनली वीक ही हो रहे हैं। मतलब ये थोड़ा सा, मतलब मैं समझ जाता हूँ वैसे तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन थोड़ा सा तुम क्लियरली लिखा करो। देखो एंगर इश्यूज़ दुनिया में सभी को ही, 99.99% लोगों को एंगर इश्यूज़ ही हैं, और उनमें से सिर्फ 99% या 98% लोग कभी रियलाइज़ ही नहीं करते कि उनको एंगर इश्यूज़ है। वो हमेशा यही सोचते हैं कि हमें तो तुम गुस्सा दिलाते हो, अगर अगर तुम ही हो हमारे गुस्से का कारण, तुम हमें गुस्सा दिलाना छोड़ दो तो सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। मत किया करो ना ऐसी हरकतें जिससे मुझे गुस्सा है। लेकिन ये लोग कभी ये नहीं समझते कि हमें कभी कोई गुस्सा दिला ही नहीं सकता। गुस्सा हमें सिर्फ हमारी कमज़ोरियों की वजह से ही आता है। जिस व्यक्ति ने धैर्य का अभ्यास कर लिया, धैर्य पक्का कर लिया, जिस व्यक्ति ने अपने गुस्से को संयमित कर लिया, आप उसे गुस्सा नहीं दिला सकते। लेकिन अगर आप मन के कमज़ोर हैं, आपका मन स्थिर नहीं है, तो आपको गुस्सा भी बहुत आएगा। और मैं एक बात और बता दूं, जिस व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है ना, वो डरपोक बहुत होता है, वो मन का बहुत कच्चा और कमज़ोर होता है, उसको डराना बहुत आसान होता है, छोटी छोटी बातों पे डर जाता है वो। ये एक कमज़ोर मन की निशानी है, गुस्सा आना उसकी कमज़ोर उतली सोच की निशानी है। जिसकी सोच गहरी होती है, दूरदृष्टि जिसकी ज़बरदस्त होती है, उसको आप गुस्सा नहीं दिला सकते, क्योंकि वो गुस्से के ऊपर काम करता है। वो जैसे हम अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं एक्सरसाइज करके, फिजिकल एक्सरसाइज का, जैसे लोग मेडिटेशन करके अपने ध्यान को पक्का करते हैं, वैसे ही गुस्से को पक्का किया जाता है। मतलब गुस्से के ऊपर पकड़ को पक्का किया जाता है, ऐसे नहीं होता है। और ये धीरे धीरे होता है। अब मैं ये बोल दूंगा कि हाँ आपने गुस्से पर कंट्रोल कर लो, करना चाहिए, अब मैं ये ना बताऊँ कैसे, तो फिर कैसे कर पाओगे? तो इसलिए जब भी आप किसी से बात करते हैं, कोई आपके साथ बातें करते करते इमोशनल हो जाता है, जज्बाती हो जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है, वो उल्टी सीधी चुभने वाली बातें कर देता है, तो उस समय चुप हो जाएं बस। ये चुप हो के दूसरे को कंपैशन से देखना शुरू करें, कि कंपैशन समझते हो ना, कि दूसरे को महसूस करने की कोशिश करें कि ये इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, इसे क्यों तकलीफ़ हो रही है इतनी, मतलब अपनेपन से समझने की कोशिश करें। ये इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। जब कोई गुस्सा करता है तो आप चुप होके, बजाय कि उस चीज़ को अपनी ईगो पे लेके, पर्सनली लेके रिएक्ट करना शुरू कर दें, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दें, उसको नीचा दिखाना शुरू कर दें, ये नहीं करना। किसी ने तुमको कुछ कह दिया, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, और उसको समझने की कोशिश करो कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है, इसकी ईगो हर्ट हो गई, इसको क्या चीज़ बुरी लग गई, क्या तकलीफ़ हो गई। मतलब हम जब दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो फोकस होता है वो शिफ्ट हो जाता है हमारी ईगो से दूसरे को अंडरस्टैंड करने में। तो ये अगर हम बार बार अभ्यास करते हैं, इस चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं, तो जब हमें गुस्सा आएगा तो अपने आप ही सबकॉन्शियसली हम अपनी ऊर्जा को दूसरे को समझने में लगाएंगे, ना कि उसको नीचा दिखाने में कि तूने मुझे ये कह कैसे दिया। ये प्रैक्टिस से आता है।
धीरे धीरे सुबह उठ के मॉर्निंग में या शाम के टाइम जब आप थोड़ी देर मेडिटेशन भी करना चाहिए, 2-4 मिनट कम से कम मेडिटेशन करो, सांसों पे ध्यान लगाओ, ठीक है। और अपने आप को बताओ, मन ही मन में ये दोहराओ कि मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। कोई मेरे ऊपर गुस्सा करे तो मुझे शांत रह के उसको समझना है कि उसको क्या बुरा लगा। उससे सवाल भी कर सकते हैं कि आप ठीक है, आप मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो, लेकिन आपको बुरी क्या बात लगी, कम से कम वो तो बता दो, ताकि हम उस चीज़ को सुधार लें। तो ये चीज़ें मन में बार बार दोहराओगे, तभी जब तुम्हें कोई गुस्से वाली सिचुएशन आएगी तो तुमने अगर ये बातें दोहराई होंगी तो मन में ये थॉट आएगा, और अगर ये थॉट आएगा तभी तुम इस थॉट पे काम कर पाओगी। लेकिन अगर तुम दोहराओगी ही नहीं ये चीज़ तो ये थॉट आएगा कैसे? कौन बोलेगा हमें गुस्से वाली सिचुएशन में कि कंट्रोल करो खुद को, शांत रहो? तो ये शांत रहो ये चीज़ें अपने मन को समझानी पड़ती हैं। रोज़ सुबह उठ के ध्यान लगाना पड़ता है थोड़ी देर, और फिर धीरे धीरे हमारे मन मस्तिष्क के गहरे चेतन और अवचेतन में ये बातें बैठ जाती हैं। इसलिए जब हमारी किसी के साथ लड़ाई होती है तो हमें तभी विचार आता है माइंड में कि शांत रहो, मुझे कुछ बहसबाजी नहीं करनी है, मुझे शांत रह के इसको समझना है क्या बात बुरी लगी। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा तो कुछ नहीं, जब ये व्यक्ति शांत हो जाएगा तो तब इससे पूछ लूँगी कि क्या बात बुरी लगी, मुझे बताओ तो सही, ताकि मैं उसको ठीक कर सकूँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और यही मैंने शादी वाली वीडियो में जो मैंने यही कहा था कि लड़का लड़की सारे एक जैसे होते हैं, सबका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, इमोशंस के कंट्रोल में ही होते हैं लोग। और अगर हमारा इमोशंस पे कंट्रोल है तो हम किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग क्या करेंगे, उससे फूफा ही करेंगे और आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको शांत रह के उनको समझना। जितनी साइकोलॉजी की गहरी पकड़ होगी ना, आप गुस्से पे, अपने इमोशंस पे उतना आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन इसमें भी मैं बताऊं, आपको 6 महीने लगते हैं साइकोलॉजी इमोशंस को समझने में। कम से कम पहले अपने आप इमोशंस को ही समझना शुरू करें। और आपने कहा कि इसका मतलब मुझे भी शादी नहीं करनी चाहिए। शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी तो उम्र भी निकलती जा रही है, वैसे जैसे तुमने बताया है काफ़ी वक्त हो गया है, क्योंकि औरत को शादी के बाद फिर बच्चे भी पैदा करने होते हैं, उनका मेनोपॉज भी स्टार्ट हो जाता है। कईयों को तो प्री मेनोपॉज, अर्ली मेनोपॉज जिसको बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। तो लड़कियों को तो देरी नहीं करनी चाहिए, करनी तो लड़कों को भी नहीं चाहिए, पर लेकिन लड़कियों के काम मामले में ज़्यादा सीरियस हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि शादी के बाद आप नहीं समझ सकते हैं, शादी के बाद भी समझा जा सकता है एक दूसरे को, लेकिन ये है कि ये तो अभ्यास है। साइकोलॉजी का जितना ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करोगे, इससे संबंधित में बुक्स पढ़ोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे, साइकोलॉजिस्ट जो है शानदार साइकोलॉजिस्ट हैं, अब तो वो भी वीडियोस बनाते हैं, उनकी बातें सुनोगे तो आपको मन मस्तिष्क के बारे में समझ आएगी। लेकिन ये सब वीडियोस देखने से नहीं होगा, उसके बाद आपको भी असली चीज़ जो होती है, ये सब 1% है। ये जो मैं बातें बताता हूँ ये सब 1% है। 99% आपको ही बैठ के, शांति से बैठ के, कमरे में बैठ के, अकेले में ध्यान लगाना पड़ेगा अपने ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों इतनी कमज़ोर हूँ, मुझे क्यों इतना हर्ट होता है। अब लोग सोचते हैं कि मैं तो ऐसे ही हूँ। आप ऐसे हैं नहीं, सारे ही ऐसे होते हैं, सारे ही कमज़ोर होते हैं। लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम आगे बढ़ना होता है, अपने आप को थोड़ा थोड़ा मजबूत बनाना होता है। हमें ये पहले रियलाइज़ करना होता है कि हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, हमें कौन सी बातें असर करती हैं। हम अगर लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो हम क्यों इतने इनोसेंट हैं, इतने मासूम हैं कि सब पे विश्वास कर लेते हैं। इसका मतलब शायद हम अखबार नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि अखबार पढ़ेंगे, दुनियादारी से हमारा लेना देना होगा कुछ, या दुनियादारी की जानकारी होगी तो हमें पता होगा कि दुनिया में कैसे लोग धोखा दे रहे हैं, कैसे रिश्तों को तार तार कर रहे हैं। तो कई दिक्कत तो सबसे बड़ी ये भी है ना लोगों की, कि वो दुनियादारी में सिफर होते हैं, ज़ीरो। कुछ उनको पता नहीं होता, कुछ वो अखबार नहीं पढ़ते, कुछ लेना देना नहीं है उनको दुनिया से। बस अपनी रिलेशनशिप कोई बना लेंगे, किसी के साथ यारी दोस्ती में आ जाएंगे, बस सारा दिन उसके बारे में सोच विचार करते रहेंगे, उससे मैसेज, उससे कॉल, उससे ये सब, उससे आशिकी, उससे रोमांस, सारी रोमांटिक बातें करके सारी ऊर्जा उसमें लगा देंगे, और वो व्यक्ति एक दिन छोड़ के चलता बनता है। ये जो नया ज़माना है ये इतना ज़्यादा रिस्क से भरा हुआ है, यहाँ पे रिलेशनशिप्स इतने अनस्टेबल हैं, क्योंकि वातावरण ही इतना कंड्यूसिव है, प्रमोटिंग है गलत चीज़ों के लिए। गलत चीज़ें मतलब कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो बहुत आसानी से आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में आ सकते हैं। मैं तो बहुत लड़के लड़कियों की जानता हूँ जो एक टाइम पे ही मल्टीपल रिलेशनशिप्स में,
उनका एक से काम ही नहीं चलता है, और घर उन्होंने किसी के साथ भी नहीं बसाना है। और जब वो मैरिज हो जाएगी उनकी, वो मैरिज के बाद भी वो अपने पति पत्नी को चीट करेंगे, लड़कियां भी अपने पति को चीट करेंगी, लड़के भी करेंगे पत्नियों को चीट, क्योंकि चस्का लग जाता है चीटिंग का, मज़ा आता है। एक व्यक्ति के साथ रहना ही नहीं होता है, अच्छा ही नहीं लगता है। लोगों को जब चस्के लग जाते हैं ना, तो वो कभी किसी के साथ लॉयल रह ही नहीं पाते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये प्यार मोहब्बत धोखा है, इसमें कुछ नहीं रखा है। अपने करियर को इम्पोर्टेंस दो, कभी किसी की मीठी मीठी बातों में मत आओ। टाइम पास करना है ठीक है, टाइम पास वाली बात अलग होती है, वैसे तो टाइम पास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इमोशनली कमज़ोर है वो इमोशनली अटैच हो जाता है, फिर उससे बाहर नहीं निकला जाता, उसको बड़ी तकलीफ़ आती है। तो तुम तो सच्चा प्यार कर बैठे, तुम तो सपने बुन लेते हो दूर दूर तक के कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे ज़िंदगी बिताएंगे, एक दूसरे के साथ ऐसे वक्त बिताएंगे। ये जो व्यक्ति को परेशान करता है, तोड़ता है ना, ये उसका सपने बुनने वाली आदत ही होती है। ये बहुत दूर दराज तक के सपने देख लिए कि हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये करेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे करेंगे, और गर्लफ्रेंड अलग सपने देख रही है कि मैं किसी दूसरे आदमी के साथ हवाई जहाज़ में दूसरे देश घूमने जा रही हूँ, या अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ और कर रही हूँ, बिजनेस कर रही हूँ, पता नहीं कुछ भी कर लो, एक से एक। मतलब लोगों की जो सोच है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते किसी के बारे में, बहुत ज़्यादा आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ता है। लेकिन एक अपना सहारा होना चाहिए ज़िंदगी में, वो सहारा है आपका करियर, जो आपको बुरी से बुरी स्थिति से भी आपको निकालने में आपकी मदद करता है। क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत सारे लड़के, बहुत ज़्यादा संख्या में, मतलब लड़कियों से ज़्यादा मेरे पास लड़के आए हैं ब्रेकअप का रोना रोने, और इतना टूट जाते हैं, इतना रोते हैं, लड़के भी बहुत रोते हैं। कितनी बार मेरे को लड़कों ने कहा है कि भैया अगर हमारे पास नौकरी नहीं होती तो हम पागल हो जाते। लड़कियों ने भी ये बात बोली है, जिनके पास लड़कियां भी मेरे पास आती हैं, तो उन्होंने भी ये बात बोली है सेम टू सेम, कि अगर नौकरी ने बचा लिया, नौकरी होती ना होती तो पागल हो जाते। क्योंकि नौकरी आपको ना व्यस्त रखती है, उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करने में बड़ा सपोर्ट करती है। बाकी फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिलता ही है। इसलिए आशिकी वगैरह को बहुत दिल पे नहीं लेना चाहिए। हाँ, टाइम पास करनी है वो अलग बात है, आपकी इच्छा है, लेकिन इसको ये मत सोचो कि प्यार मोहब्बत में जो वादे होते हैं वो सब झूठे ही होते हैं। प्यार मोहब्बत के वादे सब झूठे होते हैं, इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। जिस भी व्यक्ति ने इश्क में प्रेमी प्रेमिका के वादे को सच्चा समझ लिया, वो बाद में सिर्फ रोता है। ये पक्की बात बता दी आपको। अब विश्वास नहीं करना, आजमाना है तो वो आपकी श्रद्धा। बिल्कुल स्पष्ट बताइए मैंने बात। प्यार मोहब्बत में लोग बेशर्मी के साथ ये बोल देते हैं, अरे वादे तो होते ही तोड़ने के लिए, कौन वादे पूरे करने के लिए वादे करता है। तो ये सब बातें हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।